हिंदी फिल्म्स के त्रिदेव यानी देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार का जिक्र मैं जब भी करता हूँ तो एक हिस्सा मैं बचा के रख लेता हूँ, क्योंकि एक ऐसा कलाकार है जिसे मैं ध्रुव तारा कहता हूँ। तो वो ध्रुव तारा है गुरुदत्त। गुरुदत्त की दुनिया बहुत अलग, इस दुनिया से बहुत अलग दुनिया। और मुझे खुशी ये रही कि गुरुदत्त के जो सोलमेट थे, उनके सिनेमेटोग्राफर वी के मूर्ति साहब, जिन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, अकेले टेक्नीशियन, इससे पहले किसी को नहीं मिला, शायद अभी भी तक भी नहीं मिला। तो मैं उनसे मिलने के लिए पहुंचा एक दोपहर को, और इतनी सारी बातें हुई उनके बारे में। वी के मूर्ति साहब ने गुरुदत्त की ज़िंदगी के ऐसे हिस्सों का जिक्र किया जो कहीं सामने आते नहीं। वो कितना महान कलाकार था जिसका नाम था गुरुदत्त। तो मैंने जो सेंटिनरी थी वी के मूर्ति साहब की, वो थी 26 नवंबर 2023 को। तो मैंने उस दिन उनके बारे में बहुत कुछ बोला, याद करते हुए उनके सम्मान में बहुत कुछ कहा मैंने वी की मूर्ति साहब के बारे में। तो अचानक मुझे लगा कि 9 जुलाई जो है गुरुदत्त की सालगिरह है, यानी जन्म जयंती है। तो कुछ बातें गुरुदत्त की तो हम 9 जुलाई को करेंगे, लेकिन उससे थोड़ा पहले हम कुछ बातें वी के मूर्ति साहब के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी तफसील से मेरी गुफ्तगू हुई थी वी के मूर्ति साहब से। याद रहते हैं वो लम्हे मुझे, उस दोपहर के ऐसे महान व्यक्तित्व से मैं बात कर रहा था, और क्या कमाल की फिल्म्स उन्होंने की हैं। मैं कुछ जिक्र करता हूँ वी के मूर्ति साहब का, क्योंकि उनकी सेंटिनरी, जहाँ मैं 2023 में मुकेश साहब, शैलेंद्र जी और देवानंद की सेंटिनरी मना रहा था, वहीं मैं वी के मूर्ति साहब को भी भूला नहीं। तो इस तरह के कलाकार हमेशा याद रहते हैं मुझे, और हिंदी फिल्म्स के, सिनेमा के उस दौर को याद रखना अब मेरी ज़िंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है। जो सबसे बड़ी बात मुझे बताई वी के मूर्ति साहब ने, उन्होंने मुझे बताया कि वक्त ने किया क्या हंसी सितम, ये गाना कैसे बना ये तो एक अलग बात रही, लेकिन इस गाने पे जो सिनेमेटोग्राफी वी के मूर्ति साहब ने की है वो कैसे की, ये सब बातें भी उन्होंने मुझे बताई। ये अपने आप में एक अद्भुत गीत है, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। मेरा ख्याल है इसी गाने से मैं शुरू किए देता हूँ, इसके बाद में और बातें करते हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। यार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के सो कदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रही न तुम हम रहे न हम, वक्त ने किया। जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
1959 फिल्म कागज के फूल, और गीता दत्त जी ने इस गीत को कितनी दर्दीली आवाज में गाया था। बाद में 94 में लता जी ने भी गाया। इन दिनों इस गीत को मैं बहुत ज्यादा इसलिए भी गाता हूं क्योंकि अभी जब मैंने 5 हफ्ते पहले फिल्म 102 नॉट आउट देखी, उसमें अमित जी ने गाया है, बहुत ही सोलफुली गाया है। मुझे मालूम नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये गीत फिल्म से एडिटिंग टेबल पे निकाल दिया गया। इतना अच्छा गाया है उन्होंने। एक दर्द है दो बुजुर्ग एक ही कमरे में तन्हाइयों की परछाइयों में जीते हुए। एक खूबसूरत फिल्म बनी है 102 नॉट आउट, और ये गीत ला रा 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 रा, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। प्यासा फिल्म का किरदार विजय, जिसको निभा रहे थे गुरुदत्त साहब, और फिल्म भी उन्हीं की थी, डायरेक्शन भी उन्हीं की थी, और साहिर का ये जो कहा हुआ एक कथन है कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया मिले ना मिले, लेकिन दुनिया में रहते हुए जो सुख हमें हासिल होते हैं वो दुनिया के मिल जाने से कहीं ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी सोचा करता हूँ कि क्यों इस दुनिया से या इस ज़िंदगी से मुझे मोहब्बत है। शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह है अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की अनिश्चितता। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम, गुड बैड और अगली, एनीथिंग कैन हैपन। और मेरी ज़िंदगी में तो काफ़ी कुछ अच्छा होता रहा है, बुरा भी हुआ है, उसकी तरफ मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। जो बीत गई सो बात गई, अब उसकी याद सताए क्यों। अच्छा होता रहा है। ऐसे कमाल के इंसानों से मिलने का मुझे मौका मिला है ज़िंदगी में कि मैं ज़िंदगी से कहता हूँ, ए ज़िंदगी गले लगा ले। गले तो खैर नहीं लगाती ज़िंदगी मुझे कभी, लेकिन मैं ऐसे गाता रहता हूँ। तो ऐसे कमाल के लोगों से ज़िंदगी में मुझे मिलना हुआ है, और फिल्म्स उसकी एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि और तरफ तो मैंने कभी इतनी तवज्जो दी नहीं सिवाय उस दौर की फिल्म्स के 50s 60s या इतना सा छोटा सा हिस्सा 70s का। मैं फिल्मी मैगज़ीन पढ़ता था जब मैं बहुत छोटा था, रेडियो सुनता था और नज़र रखता था कि इस बरस का नेशनल अवार्ड किसे मिलेगा, इस बरस का फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिलेगा। नेशनल अवार्ड पे मेरी ज़्यादा तवज्जो रहती थी बहुत अरसे पहले तक। आजकल तो खैर मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता इन बातों पे। आजकल ज़िंदगी की उड़ान कुछ और तरफ है, अपनी बातें कहता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और आगे चल देता हूँ। तो एक दिन मैंने देखी वो लिस्ट, मेरे ख्याल से 2010 की थी। उसमें जो भी कुछ था, जिसको जो भी कुछ मिलना था, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि उस बरस का दादा साहब फाल्के अवार्ड एक टेक्नीशियन को मिला, जो इससे पहले कभी किसी टेक्नीशियन को नहीं मिला था। और वो टेक्नीशियन थे सिनेमेटोग्राफर वी.के. मूर्ति साहब। वी.के. मूर्ति साहब के बारे में तो मैंने सुन रखा था। मैं जानता था कि अगर राज कपूर की जान उनकी टोली थी तो गुरुदत्त की जान भी उनकी टोली थी, और उनकी टोली में एक इंसान ऐसे जिनमें उनकी रूह बसती थी गुरुदत्त की, वो थे वी.के. मूर्ति साहब। तो वी.के. मूर्ति साहब को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। मैंने कहा चलो भाई, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे मूर्ति जी, और उन्हें इतना बड़ा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, राष्ट्रीय सरकार ने दिया। अब मैं एक कदम चलता हूँ, उसके बाद फिर आगे की सोचने लगता हूँ। मुझे ये तो मालूम हो गया कि वी.के. मूर्ति साहब ने बहुत अरसा पहले ही अपना बसेरा जो है वो बेंगलौर में कर लिया था, और 2008 से मेरा भी बेंगलौर में आना शुरू हो गया था। तो मुझे ये रहती थी कि कैसे मैं तलाश करूं, क्योंकि मैं उनसे मिलना चाहता था। मन्ना दा से मैं ले चुका था, मन्ना डे साहब से उनकी पुस्तक पे हस्ताक्षर ले चुका था मैं, और अब कहीं से पता लगा कि भाई वहाँ रहते हैं
और मिलना जुलना ज़्यादा करते नहीं, समाज से अलग होकर इत्मीनान से जीते हैं वी के मूर्ति साहब। और एक दिन मैं पहुंच गया, दोपहर के शायद मेरे ख्याल से 1:30-2 बजे होंगे। मैं वहां पहुंचा, एग्जैक्ट एड्रेस था, और एक छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना जैसे कि सज्जनों का होता है, शरीफ इंसानों का होता है, तो वहाँ से किसी ने आकर के दरवाज़ा खोला, गेट खोला, मैं आंगन से होता हुआ गया और अंदर उन्होंने मुझे कमरे में बिठा दिया। इतने में उधर से मूर्ति जी आए, वी के मूर्ति साहब, और मैं उठ खड़ा हुआ, मैं उन्हें देखने लगा। वी के मूर्ति जी क्योंकि साउथ से हैं तो वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही बात करते हैं, और मैं उनका पूरा जो मेरे साथ बातचीत हुई 2 घंटे से थोड़ा ज़्यादा ही वी के मूर्ति साहब से, उसको इंग्लिश को मैं हिंदी में तर्जुमा करता रहूँगा, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो फिल्म्स को, हिंदी फिल्म्स को देखते हैं तो हिंदी में ही बात करनी चाहिए ना। अब वो आ गए, नमस्कार हुई, और मैंने उन्हें बताया कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में पढ़ाता हूँ। मेरे ख्याल से ये बात जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 2011-12 के आसपास, 2012 के आसपास की बात है, क्योंकि 2014 में तो 90 बरस पूरे करते वी के मूर्ति साहब दुनिया से रुखसत हुए, तो 2012 के आसपास। तो बातचीत शुरू हुई और उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात को जानकर, क्योंकि 2 लोगों के बीच जब बातचीत करने के लिए कुछ सब्सटेंस होता है तो वो बातचीत आगे बढ़ती है, वरना 5, 7, 10 मिनट के बाद एक कहता है लगता है कि मौसम तो बहुत गर्म है, बारिश आएगी, दूसरा कहता है हाँ बारिश आ भी सकती है, वो कहता अभी पिछले दिनों हो रही थी। मतलब आप टाइम काट रहे हैं, इसका मतलब आपके पास बात करने को कुछ नहीं है। 2 लोगों के बीच ऐसे ही अगर बातचीत, लेकिन अगर 2 लोगों के बीच में बात करने के लिए कुछ है तो उसका पता ही नहीं चलता कि वो बात कितनी आगे बढ़ती चली जाती है, क्योंकि बात निकलती है तो फिर दूर तक चली जाती है। यही मेरे साथ हुआ, ऐसी कमाल की गुफ्तगू हुई। और मुझे याद आ गया गुलजार साहब के साथ जो मेरी 70 मिनट की बातचीत हुई थी 29 सितंबर 2004 को। तो मैं अब मूर्ति साहब के सामने बैठा था, और मूर्ति जी का जो करियर शुरू हुआ था वो बाजी से शुरू हो गया था। गुरुदत्त ने जो फिल्म बनाई बाजी, उसमें उन्होंने अपनी टीम बना ली, और देव साहब उसमें मुस्कुराते ठहाते खिलखिलाते। लेकिन उसकी जो सिनेमेटोग्राफी की बात आई तो वो वी रात्रा उस ज़माने के बड़े मशहूर सिनेमेटोग्राफर थे, और वो देवानंद साहब के दोस्त भी बड़े अच्छे थे, क्योंकि सुरैया से जो मोहब्बत की ख़त ख़दावत होती थी उसमें वी रात्रा साहब काफ़ी मदद करते थे। तो वी रात्रा के साथ में एक नौजवान मौजूद हैं और उनका नाम है वी के मूर्ति। तो असिस्टेंट कैमरामैन के रूप में वहाँ से उनका करियर शुरू होता है, लेकिन गुरुदत्त ने उनकी पारखी नज़र ने समझ लिया ये तो बंदा कमाल है। और फिर उसके बाद जाल फिल्म जो है वो उन्होंने पूरी सिनेमेटोग्राफी के लिए दी वी के मूर्ति साहब को, और वहाँ से शुरू हुआ उनका करियर। और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग के ज़्यादातर फिल्म्स उन्होंने गुरुदत्त के रहते तक गुरुदत्त के लिए ही की। अब जाल की सिनेमेटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट के तो मास्टर थे, कमाल की सिनेमेटोग्राफी। ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, ऐसा लगता है जैसे एक पोएम इन सेलुलॉइड। ऐसे खूबसूरत अंदाज में गीतों को पिक्चराइज करते थे वी के मूर्ति जी। देखिए एक बात पहले बता दूं, आम इंसान की नज़र जो है वो सिर्फ एक्टर और एक्ट्रेस पर अटक के रह जाती है फिल्म के अंदर, उससे आगे नहीं जाते वो लोग। वो भूल जाते हैं कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट इंसान वहाँ मौजूद हैं जिनसे होकर के फिल्म आगे बढ़ती है, वो ना हो तो फिल्म ना बने। जैसे डायरेक्टर, उसका अपना एक विजन है, उसके बाद में सिनेमेटोग्राफर, उसके अपने एंगल्स है, कहाँ से ले कैसे ले। देखिए याद कीजिए ना वो 14वीं का चांद हो, ये क्या कमाल है। वहीदा रहमान बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, लेकिन जिस तरह से जिन एंगल से वी के मूर्ति साहब ने उस पिक्चर को, उस गीत को पिक्चराइज किया, वो कमाल। तो सिनेमेटोग्राफर, और आखिर में जाकर एडिटर का रोल बड़ा अहम है, क्योंकि 1 फुट एक्स्ट्रा 1 फुट कम और फिल्म गई। तो इसलिए ये 3 लोगों पे नज़र जाती नहीं किसी की। वी के मूर्ति साहब की सिनेमेटोग्राफी को मैं बहुत अरसे से देखता चला आया था, और प्यासा की जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है वो तो कमाल है। एक पूरा युग नज़र आता है, एक ऐसी स्याह दुनिया दिखाई देती है जिसकी तरफ इससे पहले इस स्तर तक किसी की तवज्जो नहीं गई थी। गुरुदत्त ऐसे विजनरी थे। हिट हुई फिल्म, कागज़ के फूल की बात आई। अब अंदर की बातें शुरू हुई मेरी वी के मूर्ति साहब से। मैंने कहा सर मुझे कागज़ की फूल के बारे में बताइए। वो थोड़े से खामोश हुए, चुप हुए। देखो भाई, मैंने पहले ही गुरु से कहा था, गुरु ये जो तुम ख्याल लेके चल रहे हो कागज़ के फूल का, मत बनाओ इस पिक्चर को। ये पिक्चर जो है तुम अपनी इसमें ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस दे रहे हो, मत करो,
क्योंकि पब्लिक की समझ नहीं आई। गुरु कहने लगे ये फिल्म मैं अपने लिए बना रहा हूँ मूर्ति जी, आप बेफिक्र रहो, चलेगी तो और नहीं चलेगी तो। और वही हुआ। इतनी बुरी तरह से ये फिल्म पिटी और इतना नुकसान गुरुदत्त को हुआ। और वीके मूर्ति साहब कहने लगे कि बहुत उदासी में वो आए, लेकिन वो हारने वाला इंसान था नहीं जिनका नाम था गुरु। गुरु कभी हारता नहीं है, गुरु हार गया तो फिर चेले क्या करेंगे ना। कितने गुरुओं की ज़िंदगियों को आपने देखा है, कितनों को तराशा है उन्होंने शागिर्दों को अपने। तो गुरु ने अब 14वीं का चांद बनाई और 14वीं का चांद सुपर हिट फिल्म गई। उसकी सिनेमेटोग्राफी भी जो है वो वीके मूर्ति साहब की है। कमाल की फिल्म, हिट फिल्म। अब इसके बाद में वो जो दर्द था कागज़ के फूल का वो गया नहीं गुरु के मन से। अब वो क्या था ना, उस आदमी की आदत ये थी कि वो ततैयों के छत्ते में हाथ डालने में यकीन करते थे गुरुदत्त। पता था कि यहाँ पे ज़ख्म होगा लेकिन बाज नहीं आते थे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना लिव डेंजरसली। कुछ लोगों का मोटो ज़िंदगी में होता है लिव डेंजरसली, खतरों के साथ जियो, खतरों के खिलाड़ी। विमल मित्रों का एक उपन्यास है और उस उपन्यास के ऊपर बहुत सोच विचार करके फिल्म बना दी 1962 में, साहिब बीबी और गुलाम। आर्टिस्टिकली उस फिल्म को इतना पसंद किया। अगर वहाँ भी जो सिनेमेटोग्राफी है वीके मूर्ति साहब की कमाल है। अगर इधर कागज़ के फूल में था वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, ये क्या पिक्चराइज हुआ है गीत। वो बीम की जो एक लकीर आ रही है उसके बारे में मुझे इतनी तफसील से बताया मूर्ति जी ने, ये सब कैसे हुआ। फ्रांस में जो फोटोग्राफी के सेशंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसमें इनकी सिनेमेटोग्राफी दिखाई जाती है आज भी वीके मूर्ति साहब की। और उधर साहिब बीबी और गुलाम में वही अंधेरा, वही एक उदासी, वही डिप्रेशन और वही अल्कोहलिज्म। बड़ी छोटी बहू का, बड़ी बहू की अपनी ज़िंदगी, छोटी बहू की अपनी ज़िंदगी, और वो जो जागीरदाराना सोच है वो सब दिखाई उसमें। और वहाँ गा रही है छोटी बहू, कोई दूर से आवाज़ से चले आ। ये फिल्म्स जो हैं, 3 फिल्म्स उनकी, इन तीनों की जो सिनेमेटोग्राफी है वो वीके मूर्ति साहब की है। अब समय आगे बढ़ता चला जा रहा है। गुरु देखने लगे कहीं उदासी थी, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने लगा था जो ना होता तो शायद गुरु वो ना होते जो थे, और अगर वो हो गया था तो गुरु को उसमें कितना आगे बढ़ने का मौका मिला, ये भी एक विवादास्पद प्रश्न है। अब गुरु उसके बाद में फिल्म बनाना चाह रहे हैं, बाहरें फिर भी आएंगी, लेकिन इससे पहले ही 10 अक्टूबर 1964 को गुरु दुनिया से रुखसत हो गए। मौत से थोड़ा पहले गुरु कहा करते थे मूर्ति जी, चूँकि मूर्ति जी ने भी कहा था कि अब सिनेमा बदल रहा है गुरु, मैं भी छोड़ दूंगा, ये सारा सिलसिला करूंगा नहीं। और कुछ और भी यूनिट में लोग थे वो अलग हो रहे थे, तो गुरु कहते थे देखो मूर्ति, अब सब कुछ बदल रहा है, अब मुझे मालूम नहीं कि अगली फिल्म कैसे बनेगी, क्या होगा। बाहरें फिर भी आएंगी, फिल्म बन जाती तो बहुत खूबसूरत बनती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं गुरुदत्त के बारे में तो बहुत बातचीत हमेशा ही करता रहता हूँ, गीता दत्त जी के बारे में अभी बात की थी, लेकिन इन सब के पीछे जैसे कहते हैं ना कि बिहाइंड द सीन्स जो एक्टिविटी होती है उसमें वीके मूर्ति साहब का बड़ा कमाल है। मुझे खुशी इस बात की रही कि लगभग 1-1.25 घंटे बाद जब हम कर चुके आपस में, तो धीरे से वो हल्के से मुस्कुराते हुए मुझे वीके मूर्ति साहब ने कहा, प्रोफेसर यू नो इनफ अबाउट गुरु। मैंने कहा सर आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन हिज लाइफ एंड आई ट्रीट हिम एज the only romantic in film industry, the only real romantic in film industry। क्या चांस लेता था गुरु, और वो ले लेते थे सब अपनी टीम के सहारे। अबरार अलवी उनके बड़े अच्छे दोस्त थे, वो राइटर थे, स्क्रीन प्ले ये सब अबरार अलवी करते थे, और म्यूज़िक डायरेक्टर गुरु के साथ बदलते रहते थे। ओपी नैयर के साथ बहुत काम किया, SD बर्मन साहब के साथ बहुत काम किया, और ऐसे चलते चलते गुरु एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए जहां अब इतना अकेलापन उनके जीवन में आया। घर गृहस्थी भी बिगड़ रही थी। कुछ ऐसी बातें भी मुझे बताई थी उस रात के बारे में, 9 अक्टूबर की रात के बारे में वीके मूर्ति जी ने, जो सामने प्रिंट में आती नहीं। और सुबह 10 अक्टूबर की रात यानी 1964 में गुरु अपने कमरे में, उनकी डेड बॉडी थी और दरवाज़ा बंद था, और दरवाज़ा तोड़कर जब अंदर जाकर देखा गया तो गुरु दुनिया से जा चुके थे। बहुत सी बातें कह दी जाती हैं, बहुत सी बातें अनकही होती हैं, और अनकही बातें जो होती हैं वो बड़ी गहरी होती हैं। ऐसा ही कुछ गुरु के साथ हुआ, ऐसा ही कुछ गीता दत्त के साथ हुआ। और बेंगलोर में आकर जब बस गए, इससे पहले उन्होंने कई फिल्म की, ऐसा नहीं कि एकदम से सब कुछ छोड़ दिया था वीके मूर्ति जी ने।
वो प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म थी नया ज़माना, उन्होंने वो भी की। और इतने में उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, भारत एक खोज, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सीरियल आया था, बड़ा लंबा सीरियल टीवी पे, उसकी सिनेमेटोग्राफी भी वीके मूर्ति साहब की थी। एक फिल्म आई थी बड़ी पॉपुलर हिंदी फिल्म, सूरज, बहारों फूल बरसा, फिल्म को आप जाने ना जाने, गीत तो आपको याद है। तो उसकी जो सिनेमेटोग्राफी थी वो भी वीके मूर्ति जी की थी। इन सब चीज़ों को किसी पारखी नज़र ने देखा, वरना जो जूरी के मेंबर्स होते हैं वो अटक के रह जाते हैं हीरो हीरोइंस में। कैसे, वो कौन लोग थे जिन्होंने ये देखा कि देखो ये इंसान कब से काम कर रहा है और इस इंसान का दादा साहब फाल्के अवार्ड बनता है। और कभी कभी पुरस्कार का सम्मान बढ़ जाता है जब वो एक ऐसे इंसान को दिया जाता है जो उसके काबिल होता है। वरना ऋषि कपूर ने तो फिल्म फेयर के बारे में बड़ा खुल करके कह दिया था, भाई 25,000 रुपये दिए थे इसलिए मुझे वो पुरस्कार मिल गया था। धज्जियाँ उड़ा के रख दी थी बंदे ने। बहुत सी बातें हैं, ऐसा होता रहता है, लेकिन नेशनल अवार्ड की अभी भी अपनी एक महिमा और गरिमा रही है। और जिस वजह से जब उनको मिला अवार्ड और मैं वहाँ पहुँचा उनके पास मिलने, तो उन्हें भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो बिल्कुल तन्हाई पसंद इंसान थे, वहाँ लोगों का आना जाना नहीं था। 2014 में जब मैंने सुना है, मैं तो उस वक्त नहीं जा पाया, कहीं बाहर था, और 90 बरस की उम्र पूरी करके जब दुनिया से रुखसत हुए थे मूर्ति जी, तो वो आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा नहीं थी। आप कितने कमाल के इंसान हों, इस दुनिया की सबसे कमाल की बात यह है, धमाल की बात यह है कि ये भुला देती है। आपने आसमान छुआ, आपने सूरज छुआ, आप चांद के पास होके आ गए। इस दुनिया का सबसे बड़ा कमाल यही है कि भुला देती है, वो नहीं याद करती कि वो इंसान उस दौर में क्या था। वायलिनिस्ट थे, वायलिन बजाने का इनको बहुत शौक़ था। मूर्ति जी वायलिन बजाते थे, मैसूर से इनका ताल्लुक़ था और मैसूर में ही इन्होंने पढ़ाई लिखाई की और करते करते बॉम्बे पहुँचे और बॉम्बे में जाकर अपनी एक अलग से जगह बनाई, सॉफ्ट स्पोकन। मैंने उनसे कहा बीच में, ही सेड यू विल हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी। मैंने कहा सर इफ़ पॉसिबल, ओह श्योर। उन्होंने मुझे कप कॉफ़ी का बनवाया, मैंने पिया और मैंने कहा सर आई थिंक इट्स योर सिएस्टा टाइम, यू वुड लाइक टू स्लीप फॉर सम टाइम इन द आफ्टरनून, बिकॉज ही वॉज अप्रोचिंग 90 ईयर दैट टाइम व्हेन ही वॉज टॉकिंग टू मी। जब मेरे से बात कर रहे थे, 90 की तरफ जा रहे थे। नो 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 सर्टेनली नॉट। उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई ऐसी बातचीत होती कहाँ है, इतनी बातें जिस तरह से जिस लेवल पे हम लोग आपस में बात करें, कहाँ ये बातें होती हैं। लोग आते हैं कि साहब हमें अपने मैगजीन के लिए इंटरव्यू देना है, हमें पेपर के लिए लेना है, ये करना है, लेकिन यू हैव कम जस्ट बिकॉज यू लाइक गुरुदत्त एंड यू हैव ट्रेमेंडस रिस्पेक्ट फॉर मी प्रोफेसर। ये कहा उन्होंने मुझे। जब कोई आपको इस तरह से सम्मान दे तो आपका मन खिल उठता है, क्योंकि वो जो जेन्युइन पजीराई होती है ना, असली, वो अलग होती है। लेकिन मैं भी समझ रहा था कि वक्त तेज़ी से आगे बढ़ रहा, 2 घंटे पार हो गए थे और एक बुज़ुर्ग इंसान की दोपहर को इस तरीके से उसमें दखल और खलल दे देना अचानक ठीक तो नहीं था, लेकिन मैं इसे कर लेता हूँ। मैंने उस दिन मन्ना दा को भी जब फ़ोन किया था, मनाडे साहब को, वो प्रोग्राम दे के ही आए थे। तफसील से मेरी जब उनकी बातचीत हुई, गुलजार साहब से कितनी लंबी चौड़ी बातचीत मैंने इसीलिए की थी। मैं ये समझा करता हूँ कि ये वो लम्हे हैं जिन्हें हम कहते हैं फ्रोज़न मोमेंट्स। उस रात विनोद खन्ना से इतनी गहरी बातचीत हो गई और उसके बाद फिर कभी मिलना नहीं हुआ और विनोद खन्ना दुनिया से चले गए। कैफ़ी आज़मी साहब, कितनी मेरी बातचीत उनसे हो जाती थी 73 के दिनों में जब मैं वही कहता हूँ कि हर चीज़ इस दुनिया में लिमिटेड एडिशन है। और देवानंद साहब, उस दिन मैं अपने दोस्त कंवलजीत को अभी भी कहता हूँ, यार उस दिन तुम मुझे ना लेके गए होते ना उस पार्टी में, बुक लॉन्च पे देवानंद साहब की, तो मैं ज़िंदगी में कितना मिस कर जाता। मैंने उनसे हाथ मिलाया था और किस तरीके से वो कहता है, यार तुम्हारे अंदर का जो जुनून है ना, तुम्हें कहीं भी पहुँचा सकता है, फिक्र ना करो, मेरा कहीं नहीं हूँ उसमें। ये उसकी मॉडेस्टी है कंवलजीत की। उस दिन अगर मैं अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करके मुकेश साहब को सुनने के लिए ना जाता 50 साल पहले शिमला में, तो सारी ज़िंदगी रिग्रेट करता, क्योंकि मुकेश साहब को मैंने सुना 1973 में और 76 में 1976 उनकी डेथ हो गई। मैं बिल्कुल सही कहता हूँ, साहिर का कहना है, जो भी है बस यही एक पल है। साहिर के गीतों को किस अंदाज में वीके मूर्ति साहब ने प्यासा में तराशा था, ये भी देखना। और मजरूर साहब के गीत भी बड़े कमाल के होते थे। कैफ़ी आज़मी साहब ने कागज़ के फूल में क्या कमाल किया था। और मैं ऐसे इंसानों को कभी भूलता नहीं, मैं उन लम्हों को भी कभी नहीं भूलता। वो एक युग था पूरा जिसमें युग पुरुष थे और बरगद के पेड़ थे। समय के साथ साथ ज़माना यूकलिप्टस का आ गया और इस यूकलिप्टस के दौर में मैं मौजूद तो हूँ,
लेकिन मेरी सोच उसी दौर में रहती है। वो मोड़ अब भी वहीं खड़े हैं, वो थे जो। आज भी जब भी कभी मैं सुनता हूँ, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम, 60 बरस बीत गए तो क्या हुआ, बात तो वहीं रहती है ना। जो गहरा है वही ठहरा है, ये जीवन का उसूल है। जो एवं ही है वो एवं ही है, वो बह जाएगा कहीं ना कहीं, पत्ते की तरह से बह जाएगा पानी में। जो गहरा है वही ठहरा। और इन गहरे लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। आज मैं याद कर रहा हूँ वीके मूर्ति साहब को, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया भाई सेंटिनरी है आज उनकी, 100 बरस के हो जाते आज वो। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, जो आर्टिस्ट्री उनकी है वो तो हमेशा रहेगी ना। सेंटिनरी में जहाँ मैंने देवानंद साहब का इतना जिक्र किया 1900 ये 2023 में, तो वहीं मैंने शैलेंद्र जी और मुकेश साहब का किया। वो 1923 का बरस क्या कमाल का बरस था। और आज मैं याद कर रहा हूँ वीके मूर्ति साहब को। तो इसलिए जो कहना है वो कहना है, और इसलिए कहना है कि दौर इतनी तेज़ी से बदला है, याद नहीं करता कोई उस सब को, याद नहीं करता उस सब को। वो गिने चुने लोग होते हैं जो कहते हैं भाई हाँ वो कमाल के लोग थे, उनकी आर्टिस्ट्री, उनकी आर्ट, उनकी कला और सिनेमेटोग्राफी। जो सिनेमा है उसकी तो जान सिनेमेटोग्राफी है ना। जितनी अच्छी ढंग से एंगल्स लिए जाएंगे तभी जाकर के वो फिल्म आपके सामने टिकेगी ना। चाहे वो प्यासा थी, चाहे वो साहिब बीबी और गुलाम थी, और चाहे वो कागज़ के फूल थी, सब फिल्म आज हमें याद आती हैं ना। तो आज हम याद करते हैं वीके मूर्ति साहब को, ऐसे महान इंसान को याद करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता चला जाता हूँ, इसलिए बोलता चला जाता हूँ। अब नहीं बोलूँगा तो मैं कब बोलूँगा, यही समय है। अगला बरस जो आ रहा है 2024 का, वहाँ भी कई सारी सेंटिनरीज हैं, और जैसे हमने इस बार किया याद, इसमें हम 2024 में भी उनको याद करेंगे। तो पहले ही हमारी देखो, जहाँ तक दिखे वहाँ तक जाओ, वहाँ से आगे और दिखेगा। तो मुझे तो अभी से 2024 दिखाई देने लग गया है, क्योंकि दिसंबर का महीना तैयार है आने को। दिसंबर में भी बड़े बड़े कलाकार हमारे मौजूद हैं जिनका जिक्र हम करेंगे। भाई मैं ये ना करूं तो क्या करूं। देव साहब से किसी ने आखिरी दिनों का, देव साहब कुछ हल्की जा रही हैं फिल्में आपकी। उन्होंने कहा भाई देखो मुझे फिल्म मेकिंग के अलावा कुछ नहीं आता, अच्छी है या बुरी है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वही बात मैं कहता हूँ, मुझे सिवाय फिल्म इंडस्ट्री के उस दौर के बारे में बात करने के मुझे कुछ नहीं आता। सियासत से मेरा ताल्लुक़ नहीं, तालीम से मेरा ताल्लुक़ नहीं, कहीं मुझे पहुँचना नहीं, खोने को कुछ बचा नहीं, पाने की ख्वाहिश नहीं। एक खूबसूरत मंज़र पे आ खड़ी हुई है ज़िंदगी, और यकीन मानिए इतनी बुरी भी नहीं है। कुल मिलाकर के सौदा घाटे का रहा, लेकिन इतना घाटा भी नहीं कि मैं ये ना कहूँ थैंक यू लाइफ, यू हैव बीन वेरी काइंड। ज़िंदगी तूने बहुत कुछ दिया है, और जो कुछ ज़िंदगी ने दिया है वो मैं अपने दोस्तों को परोस देता हूँ। फिल्म्स पे ही बात करता हूँ, उसके अलावा बात करने की मुझे ना तो ख्वाहिश होती है, ना मैं कुछ कहना चाहता हूँ। किसी को कोई सलाह मशवरे मैंने प्रवचन नहीं देने, लेकिन इन लोगों को याद करना, वो दोपहर याद आ रही है मुझे जब मैं वीके मूर्ति साहब के आशियाने पे उनसे बात कर रहा था। महान लोग, कमाल के लोग, बेमिसाल लोग, बेहतरीन दौर।
बेकरार है साजन इतना तो ना तड़पा चलिया चलिया